राधा। जय श्री राधे। आज हम इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में ये चेक करेंगे सबसे पहले कि हमारे रियल एस्टेट के काम के लिए जो सबसे मेन 4 पिलर्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। 4 पिलर्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट, यानी सबसे पहले जो हमारे आधारित होते हैं ना अपने सेल्स में, सबसे पहला होता है जो प्रोडक्ट हम सेल करने जा रहे हैं वो हमें प्रोडक्ट नॉलेज पता होनी चाहिए कि हमारे पास प्लॉट है, फ्लैट है, स्टूडियो है या कमर्शलाइज है, लैंड है। जिस भी कैटेगरी में हमारे पास प्रोडक्ट होगा हमें ये पता होना चाहिए कि वो कैटेगरी क्या है। दूसरी, हमें अपने क्लाइंट बेस पता होना चाहिए, हमारे पास कौन से क्लाइंट है, क्योंकि क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट हम उसे सजेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट के बेसिस के अकॉर्डिंग क्लाइंट, और तीसरी चीज होगी हमारी कम्युनिकेशन, सबसे खास तौर पे, क्योंकि इन दोनों को आपस में कनेक्ट कराने के लिए जो हमारे पास जरिया है वो सिर्फ कम्युनिकेशन है। अगर हम बेटर कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारा क्लाइंट और हमारा प्रोडक्ट आपस में कनेक्ट होते हैं, तो हमारी डील क्लोज होती है। और इन सभी चीजों को मेंटेन रखने के लिए जो कि रियल एस्टेट में हम हमेशा ही करते हैं वो है हमारा फॉलोअप। अगर हम फॉलोअप कंटिन्यू करते हैं तो ही हम इन सभी चीजों को एक जगह एकत्रित कर सकते हैं, वरना सारी चीजें व्यर्थ हो जाती है। तो इसी चीजों को हम बेस बना के एक ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार करेंगे जो 10 मिनट का होगा एवरीडे। सबसे पहले एवरीडे हम जो करेंगे 1 मिनट जो हमारा होगा वो होगा आपका शॉर्ट। आप देखेंगे ना, हमेशा आप डेली माइक्रो टास्क तैयार करेंगे, यानी एक ऐसा छोटा सा टास्क जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है कि आज के दिन मुझे क्या इंप्रूव करना है। हम पर डे जब काम करते हैं, पूरे दिन काम करने के बाद हमें लास्ट में इवनिंग में ये पता पड़ जाता है कि हमारा क्लाइंट बेस क्या है। आज जो हमने अगर 20 का कॉन्टेक्ट किए हैं तो 20 में से सभी से बात करने के बाद 4 या 5 कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो सब में सिमिलर होते हैं। जैसे किसी में ऑब्जेक्शन आया, ज्यादातर ऑब्जेक्शन क्या आते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत हाई है, क्लाइंट हमें बोल देता ना आपका रेट बहुत हाई है, तो हम उस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करेंगे। तो सबसे पहली चीज हमारी डेली के लिए होनी चाहिए वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्योंकि जब हमारे पास ऑब्जेक्शंस आएंगे और उसको हम प्रॉपर हैंडल करते हैं तभी कस्टमर आगे बढ़ेगा। अगर हम उसकी समस्याओं को सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो वो भी हमारे साथ आगे बातें नहीं करेगा। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को देखते हुए, जैसे एक ऑब्जेक्शन में हमने ये बताया कि रेट, कस्टमर ने बोला रेट हाई है। इस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, बेसिकली कोई एक, अगर आप में से किसी को आइडिया लगाना हो, कोई एक बोलना चाहेगा कि हम, कोई अगर क्लाइंट बोलता है कि रेट हाई है तो क्या करते हैं हम? तो उनके लिए उनकी कमिटमेंट के हिसाब से उनके लिए प्रॉपर्टी निकालते हैं, या फिर उनको कंपेयर कराते हैं कि आप उस जहां आप जा रहे हैं एरिया वाइज चीज़ है। पहली बात जो मेरा रिकमेंडेशन रहता है, मैं आज पर रहती हूँ कि जहां आप जोनल में जाएगी, जिस तरीके से बैकवर्ड में जाएंगे वहाँ रेट कम होंगे। अगर आप देखते हो कोई जोन जो वीआईपी है, ज़्यादा आपको लगता है आपके ही अकॉर्डिंग है, तो वहाँ रेट का कॉम्प्रोमाइज या तो आप करेंगे या फिर चीज़ें हम आपके अकॉर्डिंग निकालेंगे थोड़ा बैकवर्ड में। एज पर आप क्या करते हैं? हम तो सर ये करते हैं, जैसे मान लीजिए उसको बोल देते हैं जैसे आपके हिसाब से चीज़ निकालेंगे, या फिर हमारी कंपेरिजन करो लोकेशन से। हमारी लोकेशन प्राइम लोकेशन पे है, लोकेशन अच्छी है हमारी, और जो आपको कम रेट में दे रहे हैं उनकी लोकेशन ठीक नहीं है, रोड से मतलब मान लो छठीकरा से करीब मान लो 10 किलोमीटर दूर है, 12 किलोमीटर दूर है। हमारी प्राइम लोकेशन पे मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे पड़ जाएगा आपको। इस तरीके से समझा सकते। लोकेशन वाइज आप मतलब प्राइस को डालते हैं जी। आप सर पुराने हैं बहुत, मैं आपसे जानना चाहूंगा आप क्या करते हैं इस सिचुएशन में? इन्होंने सही कहा है कि हम लोकेशन वाइज कंपेयर करेंगे कि अगर वो बोलता है कि तुम्हारा रेट हाई है तो हम उसको जहाँ, क्योंकि वो ऑप्शन भी देगा हमें कि साहब वो फलाना आदमी हमें कम रेट में दे रहा है, तो हम उस सिचुएशन को बताएंगे कि हमारे पास क्या है और उनके पास क्या नहीं है, हमारे पास ऐसा क्या है जो उनके पास नहीं है। करेक्ट। तो अब इस सिचुएशन को हम हैंडल करने के लिए सबसे पहले हम अपने प्रोडक्ट के बारे में उसे स्पेसिफिकेशन देंगे कि हमारा प्रोडक्ट क्यों हाई रेट पे है, और ये हाई रेट सिर्फ एक वर्चुअल अभी के समय पे आपको दिख रहा है, सिर्फ अभी के समय पे दिख रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी चीज क्या है आपका प्रोडक्ट का नॉलेज। अब हम उसी पॉइंट पे आते हैं कि आपके प्रोडक्ट की नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। दूसरी, इसमें स्पेसिफिक क्या चीज है जिसको हम स्पेसिफिकेशन कहते हैं, कि क्यों जो रेट आप ज्यादा दे रहे हो वो मेरे रेट को क्यों जस्टिफाई कर रहा है, ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कस्टमर को ये पता है कि मैं 100 रुपए खर्च करके उसके बदले में जो सर्विस ले रहा हूं वो वर्थ वैल्यू है, यानी 100 रुपए के बराबर है, वो खुशी खुशी 100 की जगह 105 रुपए भी खर्च करने को तैयार होगा। लेकिन अगर कस्टमर 10 रुपए भी खर्च कर रहा है, उसे 10 रुपए की वैल्यू की कोई चीज उसे नहीं मिल रही है, वो नहीं खर्च करेगा। तो आपके तीसरी पॉइंट है वैल्यूएशन।
आपको पता होना चाहिए वैल्यूएशन कैसे निकालना है। आज अगर हम बात कर रहे हैं अनंतम, सनसिटी अनंतम की, वहां पे एक टाइम पे 9,000 रुपए प्रति गज भी जमीन थी, जो कि अब 85,000 रुपए प्रति गज आराम से सेल हो रही है। सबको दिख रहा है, ये विजिबल है। तो उस जिस समय पे उन्होंने 9,000 रुपए प्रति गज सेल किया था, उस समय पे भी यही ऑब्जेक्शन उनके सामने रही होगी कि भाई साहब आपका रेट ज्यादा है। और आज जब वो 85 हो गई है तब भी यही है, और आने वाले समय पे और रेट बढ़ेंगे, ऑब्जेक्शन यही होगा। लेकिन जिस समय पे लोगों ने इसको सेल किया था, उन्होंने जरूर उसकी वैल्यूएशन उसे बताई होगी कि करंट वैल्यू के अकॉर्डिंग आने वाले समय पे उसकी क्या वैल्यू होगी। तो हमें यह भी बताना है कि जो एरिया वो चूज कर रहे हैं, उस एरिया में डेवलपमेंट डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। कोई भी पैसा उसी क्षेत्र में लगाएगा जो डेवलपिंग हो, आने वाले समय पे ये डेवलप होने की संभावनाएं अधिक हो। जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं वहां कोई नहीं लगाएगा, क्योंकि वो उससे ज्यादा और नहीं बढ़ सकती। तो आपको अपना प्रोडक्ट का एरिया भी बताना पड़ेगा कि वहां पे डेवलपमेंट क्या और चीजें ग्रोथ हैं, क्या आने वाली हैं और क्या आ चुकी हैं जो करंट टाइम पे चल रही हैं। ये जब आप 4 पॉइंट सामने रखते हैं तो आपका रेट कोई मायने नहीं रखता। आप खुद ही बता सकते हैं कि आप अगर आज 10 लाख रुपए किसी प्रॉपर्टी पे लगा रहे हैं और 3 साल बाद इसमें 30% भी रिटर्न आपको ज्यादा मिल सकती है, कोई भी खुशी खुशी लगा लेगा। फिर वो आपके रेट पे फोकस करने के बजाय इस ग्रोथ पे फोकस करेगा, क्योंकि हर इन्वेस्टर सिर्फ पैसे के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। हर किसी को रिटर्न चाहिए, जो कि हमारा अगला पॉइंट है, ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है उसका रिटर्न क्या है, यही जस्टिफाई करता है कि हमारा रेट हाई नहीं है। यानी पहला ऑब्जेक्शन इस चीज से हट जाता है। अब इन 5 पॉइंट को हम अलग अलग जानेंगे। सबसे पहला है हमारा प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज, जैसा कि हम पहले भी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं, या हम इस फील्ड में, तो हमें सबको पता है कि जो प्रोडक्ट हम सेल करने जा रहे हैं उसकी नॉलेज हमारे पास होनी बहुत जरूरी है। उसमें हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कमर्शियल प्रोडक्ट हो सकते हैं, रेजिडेंशियल हो सकते हैं, या आप गवर्नमेंट प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। गवर्नमेंट की बहुत से ऐसी प्रोजेक्ट्स आते हैं जो हम सेल करते हैं, ठीक है। तो कैसा क्लाइंट है और क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, उसी अकॉर्डिंग हम उसे प्रोडक्ट जो सजेस्ट करेंगे, वही नॉलेज हमारी प्रोडक्ट नॉलेज कहलाती है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन में, जैसे कि अगर एक इन्वेस्टर है तो उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप वहां पे सर्विस क्या क्या दे रहे हो, जैसे पूल, लाइट, ये सब, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका फोकस सिर्फ एक होता है, वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसे कोई मतलब नहीं उसमें स्पेसिफिकेशन क्या है। बट एंड यूजर, अगर किसी को वहां घर बना के रहना है, उसके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है स्पेसिफिकेशन क्या है। उसे इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि आज ये 10 लाख की है, कल 50 की हो जाएगी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे ना तो बेच सकता है, ना उसे बेचने की इच्छा होती है। सपनों का घर बहुत से इंसान मिडिल क्लास सिर्फ एक ही बार बनाता है और लाइफ टाइम रखता है। तो वहां पे यही चीज जो है जो हमारी फैक्टर लाएगी, जो सेल को बढ़ाएगी, स्पेसिफिकेशन। ऐसे क्लाइंट के लिए आपको स्पेसिफिक पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट हम उसे दे रहे हैं उसमें स्पेसिफिक चीजें क्या क्या हैं। जैसे वहां पे आसपास की स्कूल, कॉलेज, मेडिकल, ऑन रोड, आसपास की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, रोड से कनेक्टिविटी, सीवरेज, ये सारी सुविधाएं अगर हम उसे स्पेसिफिक कर सकते हैं तो हमारी चीजें बहुत जल्दी सेल हो जाएगी। अब इन सभी चीजों को रखते हैं हम नेक्स्ट अगले सेशन में पता करेंगे। लेकिन सबसे मेन चीज जो डेली हम करते हैं वो है कॉल। सीधा कॉल पे आते हैं, हम सीधे मेन पॉइंट पे आते हैं। जब हम किसी को कॉल करते हैं तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता है और हमें रखना भी क्या चाहिए। कोई एक बताना चाहेगा, बहुत शॉर्ट में बताना है, लंबा नहीं खींचना। कॉलिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी एक बोल सकता है। स्टेप क्या होते हैं हमारे, अगर एक मान लेते हैं हम 5 मिनट की कॉल है हमारी, है ना, तो 5 मिनट के कॉल में 3 स्टेप हम बांट लेते हैं 1.5 मिनट के। तो आप कैसे इसको यूटिलाइज करते हैं, कोई एक स्पेसिफिक बताना चाहेगा? पहले तो हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट जानेंगे कि वो चाहता क्या है, फिर उसके हिसाब से उसको उसके मतलब जो हमारे पास प्रोडक्ट है हम उसकी नॉलेज देंगे उसको। और थर्ड, और फिर उसे मतलब कन्विंस करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी विजिट करे। ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा करेक्टिफाई करूंगा। इसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट जानने से पहले आपका इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं तो सबसे पहले उसे पता होना चाहिए कि वो बात किससे कर रहा है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे या उसकी रिक्वायरमेंट पूछेंगे, कोई भी आपको क्लियर नहीं करेगा, कॉल डिस्कनेक्ट कर देगा और हो सकता है दोबारा उठाए नहीं। तो कभी भी जब हम किसी को कॉल करेंगे सबसे पहली पीच लाइन हमारी होनी चाहिए इंट्रोडक्शन।
कि हम किसी फर्म से बात कर रहे हैं, फर्म रजिस्टर्ड है। हाँ। दूसरी, हम उसकी क्वायरी को ही रिजॉल्व करने के लिए उसे कॉल कर रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो मैं किसी को फोन कर रहा हूं और उसे चाहिए ही नहीं वो प्रोडक्ट, या उसने कोई क्वायरी नहीं करी है, तो मुझसे बात क्यों करेगा? सबसे पहली चीज यही है कि उसकी क्वायरी है, तो हम उसको कॉल करके अपना इंट्रो देते हुए बताएंगे कि हमने आपको कॉल इसीलिए किया है क्योंकि आपकी ये क्वायरी है। अब आप मुझे स्पेसिफिक बताएं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग मैं सजेस्ट करूं। आपकी पहली लाइन ही यही होनी चाहिए कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरी लाइन में आप जो प्रोडक्ट आपने बताया ये बिल्कुल एक्यूरेट है। जब आप रिक्वायरमेंट जान जाओगे तभी आप प्रोडक्ट उसे बता पाओगे, और बिल्कुल राइट है एकदम एग्जैक्टली कि आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कॉल कनेक्ट करने से पहले आप उसको विजिट का शेड्यूल जरूर पता कर लो, नहीं तो कॉल करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम कॉल कर ही इसलिए रहे हैं कि क्लाइंट विजिट पे आए। बस यहां पे थोड़ी सुधार की जरूरत है। हमें इंट्रोडक्शन सबसे पहले देना है, और इंट्रो के बिहाफ पे ही वो अपनी रिक्वायरमेंट हमें बताएगा। रिक्वायरमेंट प्लस प्रोडक्ट नॉलेज, वो प्रोडक्ट का जो आप उसको बताओगे, कम्युनिकेशन विद, हाँ, ये second में कम्युनिकेशन आ ऑफ प्रोडक्ट्स ना, जो चीजें आप अपने पास रखे हुए हैं। हाँ। अब इसमें सबसे एक और चीज मैं चाहूंगा कि सबको पता होना चाहिए कि हम जब रोज कॉल करते हैं, और जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि पूरे 20 कॉलों में से कुछ चीजें ऐसी होंगी उसमें ऑब्जेक्शन भी आएगा, ऑब्जेक्शन के साथ साथ बहुत सी ऐसी भी चीजें आएंगी जहां हमें खुद लगेगा इस चीज की सुधार की जरूरत है। तो ऐसी चीजें हमें पर डे इंप्रूव करनी पड़ेगी। जैसे अगर मेरे पास क्लाइंट ज्यादातर दिल्ली एनसीआर से हैं और मैं मथुरा के लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, तो मेरे लिए इशू हो सकती है कि क्लाइंट मुझसे कनेक्ट नहीं कर पाया। कम्युनिकेशन, हम जब तक कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते जब तक परचेस करने वाला और हमारी आपस में बॉन्डिंग अच्छी ना हो जाए। मटेरियल सेकंड पे आता है, पहली आती है आपकी आपसी तालमेल। जब आप एक दूसरे को मैसेज क्लियर कर पाते हो तभी आप प्रोडक्ट भी आगे सेल कर पाओगे। कोई भी बॉन्डिंग तभी बनती है जब वो बोथ साइड क्लियर कम्युनिकेशन हो, मेरी तालमेल सामने वाले से मैच हो, तो जरूर सेल क्लोज होगी। क्योंकि कई बार हमारे बोलने और बताने में कुछ कमियां होती है, लेकिन अगर हमारे इसके साथ तालमेल अच्छे तो कमियों को इग्नोर करके बात को आगे और लेके चलता है। लेकिन अगर हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, बीच में कुछ गैप है, तालमेल नहीं बैठ रहा है, अच्छा प्रोडक्ट होते हुए भी, हॉट क्लाइंट होते हुए भी डील वहीं रुक जाती है और वो किसी और के पास चला जाता है, क्योंकि हम उससे क्लैरिफाई नहीं कर पाते। तो हमें बिल्कुल अपने कम्युनिकेशन के आधार पे खुद को कोशिश करनी चाहिए कि मैंने क्या बात करी है उसे सोचूं। हर कॉल करने के बाद 1 मिनट का गैप लो, अपने आप को सोचो कि आपने क्या बात करी है और क्या इंप्रूव हो सकता था, और उस चीज को मेंशन करो और नेक्स्ट डे उसको बताओ आके ब्रीफ में कि मुझे लगा था कि ये बात करने के बाद मुझे इश्यू आई है और मैं इसको इंप्रूव कर सकता हूं, और उसके ऊपर पर डे काम करो। 1 मिनट का समय लगता है इसे सोचने में, और 1 मिनट में आप बहुत अच्छी डील क्लोज कर सकते हो। सेकंड पे आता हूं मैं आपके लिए। अगर पीच लाइन सब अपने अपना तैयार करते हैं, एक बेसिक पीच लाइन में आपको देना चाहूंगा जो मैंने तैयार किया है सबके लिए, कि अगर मैं कॉल करूं तो मैं सबसे पहले किसी को यही बताना चाहूंगा, जैसे कि सर या मैम, आपके प्रीफर्ड बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरे पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है, एक ऑप्शंस है। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल शेयर करूं, जो कि बहुत ही एप्रिसिएशन वाले जोन में है। ये जो वर्ड होता है आपका टेक्निकल वर्ड है जो कि हर प्रॉपर्टी पे काम करती है। एप्रिसिएशन जोन एक ऐसा एरिया जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ेगी, उसको हम एप्रिसिएशन जोन कहते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस मतलब मेरी इच्छा, मैंने जो आगे प्लान कर रखी है, प्लान के अकॉर्डिंग जो मैच हो रही हो, वो स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस होता है। यानी अगर मेरे पास 20 लाख रुपए है और मैं एक रेजिडेंशियल प्लॉट चाहता हूं, तो 20 लाख में रेजिडेंशियल प्लॉट ऐसा जिसकी कीमत भी आने वाले समय पे अच्छी है, वो लोकेशन अगर मुझे मिल जाए तो डील क्लोज करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। तो आपकी पहली पिच लाइन में ही ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। वो अपने अकॉर्डिंग आप बनाओ, लेकिन होनी ऐसी ही चाहिए जो सारी बातें कुछ ही लाइनों में खत्म हो जाए। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया, दूसरी लाइन ये था वैल्यू प्रोडक्ट की। आप वैल्यूएशन बता सकते हो, जैसे कि इस लोकेशन की डिमांड इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहां पर ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये एक ऑप्शन है जो आपकी सेकंड लाइन को यानी कि वैल्यू को बढ़ाता है। पहली चीज इंट्रोडक्शन, दूसरी वैल्यू, और तीसरी क्लोजिंग। जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, आप सीधा पूछोगे कि मैं आपको विजिट के लिए शेड्यूल तैयार करके दे सकता हूं या दे सकती हूं,
आप प्लीज मुझे बताएं कि कौन सा समय आपके लिए बेहतर होगा। अपनी कॉल कटने से पहले पहले आपको ये 3 चीजें क्लियर करनी ही करनी है, तभी रिजल्ट आएगा, वरना कोई फायदा नहीं। अब डेली फॉलोअप में हम क्या करते हैं, आपका फॉलोअप प्लान कैसे रहता है, मैं जानना चाहूंगा। फॉलो प्लान जैसे कि थोड़ा सा मतलब जैसे कि क्या बताएं अगर आप? मैंने आज पूरे दिन काम कर लिया, नेक्स्ट डे फिर दिन की शुरुआत करनी है, मैं शुरुआत कहां से करूं? पिछले क्लाइंटों को भूल के नया शुरू करूं या क्या करूं? पिछले जैसे हमारी client सीट रहती है गूगल सीट में, हम लोग फिल्टर लगाते हैं अपनी में। आज मान लीजिए आज 21 तारीख है, मैंने 21 तारीख को सीट खोली, अपनी 21 तारीख को फिल्टर लगाया। Correct. मुझे आज किस किस से बात करनी है, 21 तारीख को मेरी आ जाएगी निकल के उसमें। फिर मैं उन कस्टमर से बात करूंगा जिसमें मेरी 1 सीट है, 2 सीट है, 3 सीट है, सभी सीटों पे एक एक करके सब पे फिल्टर लगा लूंगा पहले आके। उसके बाद मैं सभी सीटों पे अपनी अपनी पे काम करूंगा। मेरी कस्टमर ने किसने फोन उठाया, किसने नहीं उठाया, किसने कब आने को कहा है, या जैसे किसने फोन स्विच ऑफ है। तो चलो उस हिसाब इस चीज से को मैं अब शॉर्ट में और जरा स्पेसिफिक करूं। आपका तरीका अच्छा है, लेकिन ये बहुत पजल वाला हो गया, ये बढ़ गया काम आपका। ठीक है। हमें काम शॉर्ट नोट पे करना है अगर इफेक्टिव चाहिए तो। मैं अगर 100 जगहों पे एक साथ दिमाग लगाऊं उसमें, और अगर 5 जगहों पे एक साथ दिमाग लगाऊं उसमें, कहां ज्यादा इफेक्ट करेगा काम? 5 5 वाले जगहों पे। 5 वाले पे ना। हमारा टारगेट छोटा और एक्यूरेट होना चाहिए। मैं उन 100 लोगों में से फिल्टर आउट करूंगा ऐसे 5 लोगों को या ऐसे 5 क्लाइंट्स को जो मुझे लगता है इन 100 में से सबसे ज्यादा हॉट है। और पर डे मेरा टारगेट होना चाहिए कि मैं 5 हॉट क्लाइंट लिस्ट तैयार करूं एंड ऑफ द डे। आपको ऑफिस से घर निकलने से पहले पहले, या अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो रात को काम बंद करने से पहले अपने 5 क्लाइंटों को याद करके नाम लिख लेना है, जो कि सुबह सबसे पहला काम है उन 5 को फॉलो करना, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसे क्लाइंट्स हैं जिसके साथ आपकी तालमेल, कम्युनिकेशन और विजिट तक भी लगभग शेड्यूल हो चुकी है, या हो सकता है किसी ने विजिट कर भी रखा है, आगे की बात करनी है। अब उन जब 5 लोगों पे आप पूरा फोकस करके क्लोजिंग पे लगेंगे तो आपकी क्लोजिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। बाकी के 95 तो बाकी शेड्यूल में आते हैं, जो कि हम रोज की तरह करते हैं। बिल्कुल। तो आपका टारगेट पर डे का होना चाहिए, मेरे पास रोज 5 क्लाइंट चाहिए, कैसे भी, एनी हाउ। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 2 नया क्लाइंट। हमारा टारगेट होना चाहिए कुछ भी करके 2 क्लाइंट मुझे नए चाहिए, चाहे वो क्लाइंट से ही क्लाइंट निकले, जिसको आप बेच चुके हो उनसे बात करो, कि कोई आपका रिलेटिव है, कोई रिश्तेदार है, कोई पुराना ऐसा क्लाइंट रह चुका है जो कि लेना तो चाह रहा था लेकिन बजट मैच नहीं हुआ, उनसे बात करो कि अब मेरे पास नया प्रोडक्ट आ गया है आपके बजट के अकॉर्डिंग। नया जनरेट करना, क्योंकि हमेशा हम फेसबुक, इंस्टाग्राम या इनके थ्रू नहीं बैठ सकते कि वहीं से लीड आएगी, हम बात करेंगे तो होगा। जनरेट करना भी आना चाहिए हमें, ठीक है। न्यू क्लाइंट जनरेट करना, आपका टारगेट होना चाहिए कि रोज मुझे 2 क्लाइंट जनरेट करने हैं। वो अपनी टेक्निकल वो अपना अपना स्किल लगाओ, 2 क्लाइंट जनरेट करने की कोशिश। यस। और एक सबसे खास, कुछ भी करके पर डे 1 विजिट कराने की कोशिश करनी है। अगर मैं 30 दिन तक लगातार काम करता हूं तो 1 महीने बाद जो 31वां दिन होगा, वो पिछले 30 दिनों में से 1 क्लाइंट को तो आगे ला सकता है। इतना तो हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो 1 महीने के बाद हर रोज 1 विजिट हो, इस पे प्रयास करना है। वो अभी होगा जब आप आज से सोचेंगे कि पर डे मुझे 1 विजिट चाहिए। कई बार ये भी होता है, आपने बात करी, क्लाइंट हॉट है, क्लाइंट ने एकदम से बात करा और बताया हाँ मैं वृंदावन के अंदर हूं, आप कहोगे ठीक है सीधा आओ हम विजिट कराते हैं। तो आप एक डायरी मेंटेन करेंगे कि पर डे उन 5 को जो मैंने छाटा है हॉट क्लाइंट, उनमें से कोई एक तो विजिट करे ही करे। 5 हॉट क्लाइंट, 2 नया लीड और 1 विजिट पर डे का टारगेट होना चाहिए। इस पे कोशिश करेंगे आप। शुरू में कठिन जरूर लगेगा, लेकिन आगे जब पैसा हाथ में आएगा तो कठिन नहीं लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। फिर टारगेट अपने आप आदमी बढ़ा लेता है। ये हमारा मॉड्यूल रहेगा आज का पूरा काम खत्म करने का। बाकी मैं जरूर कल इसके बारे में डिस्कस करूंगा, जिसमें हम डिसिप्लिन का पार्ट लाएंगे, ऑब्जेक्शन का पार्ट लाएंगे और नॉलेज का हम पता करेंगे कि हम एरिया क्या होता है, एरिया कैसे निकालते हैं, किस तरह के क्लाइंट को क्या ऑब्जेक्शन हो सकते हैं, बिजनेस वाले के पास क्या हो सकता है, रेजिडेंशियल वाले के पास क्या हो सकता है, बिजनेस टू बिजनेस प्रोडक्ट हम एसोसिएट्स को कैसे सेल करें, हम क्लाइंट को कैसे सेल करें। ये चीजें आगे आगे हम लेंगे अपनी लाइन में। ओके, थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे।